नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक नई वन शॉट वीडियो लेकर के हम लोग फिर से आपके सामने पेश हो चुके हैं, जिसमें कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन इंडियाज फिजियोग्राफी, जिसको हम लोग हिमालय पर्वतीय श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आज हम लोग हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, इसके जो अलग अलग भाग हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालयन रेंजेस, शिवालिक्स वगैरह वगैरह, पूर्वांचल हिल्स, इन सभी के बारे में चर्चा आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जो भी इसके साथ जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जो भी हमें लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं, उनके बारे में चर्चा भी इसी वीडियो में करा जाएगा। तो यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये दोस्तों आपके लिए एक सिंगल वन शॉट वीडियो है और इसके माध्यम से आई एम वेरी श्योर कि आपको हिमालयन माउंटेन सिस्टम को समझने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, हिमालयास का जो फॉर्मेशन है, जिसको कि हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से समझते हैं, तो वो भी हम लोग ब्रीफली उसको भी देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों, बता दूं कि आई एम ए टीचर फॉर ज्योग्राफी एंड आईआर एंड साइंस एंड टेक फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। एंड अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड किया हुआ है या यूज करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पर दिए गए हैंडल के माध्यम से मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पाथफाइंडर का जो आखिरी उड़ान बैच है वो लॉन्च होने वाला है फ्रॉम दी 1 सितंबर। यदि आपने उसमें एनरोलमेंट नहीं करी है, उसमें अभी जाइए एनरोलमेंट कर लीजिए। ये जो बैच है ये दोस्तों 1 सितंबर को लॉन्च होगा। इसमें आखिरी डेट है एनरोलमेंट की 31 अगस्त। इस बैच के माध्यम से आपकी जो संपूर्ण जीएस एग्जाम की तैयारी है, मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस की जितने भी टॉपिक्स होते हैं, उसके बाद जो सीसैट की तैयारी है, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज की तैयारी है, ये सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएंगी। मात्र 8,420 रुपये में आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। एनरोल करते समय अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से आपको कोई हेल्प मिली है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, तो आप लोग प्लीज़ मेरा कूपन कोड अनी यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोग अगर चाहते हैं तो कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं ऑप्शनल के साथ। वो वाला बैच आपको 14,300 रुपये में अवेलेबल करवाया जाता है और इसका भी लिंक आपको एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल्सो एक नई पहल है जो कि पाथफाइंडर के द्वारा ली गई है, दैट इज दी पाथफाइंडर पास। अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया है, इसको देखिए जरूर। इस पास की वैधता 2 साल की है और इसके माध्यम से आपको कई सारी जो नई नई ऑफरिंग्स है पाथफाइंडर की, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। अगर आप वन टाइम पेमेंट कर देते हैं 20,000 रुपीज की, उसके बाद फिर आपको ये सब झंझट नहीं कि कोई नया कोर्स आया है तो फिर से एनरोल करना है वगैरह वगैरह, वो सब चीजें नहीं। आप केवल एक सिंगल पास के माध्यम से इस एनरोलमेंट को सारे के सारी चीजें आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ऑल राइट, तो सबसे पहले इस वाले मैप को देख लीजिए। ये मैप को हम बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिकली हिमालयास के जो कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। सारे कंपोनेंट्स आपको इस मैप में नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये काराकोरम वाली रेंज है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दोस्तों लद्दाख रेंज है। देन यहाँ पे ज़ंस्कार रेंज है। यहाँ पर आपको ग्रेट हिमालयन रेंजेस देखने को मिलती हैं। Then we have the पीर पंजाल धौलाधर रेंज, then we have the शिवालिक हिल्स। तो ये सभी के बारे में चर्चा होगी। ये उसके बाद माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारे के सारे जो माउंटेन पीक्स हैं, ये भी हम लोग चर्चा में लाएंगे। ये वाला जो मैप आपके सामने है, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है। इसमें पिछले मैप की तुलना में आपको ज्यादा जो रेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगी और एग्जामिनेशन में भी आप इस मैप को अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने में भी आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट जितनी भी रेंजेस है ना हिमालयास की, उन सभी को एक सिंगल जगह पे दिखाया गया है। अभी आपको याद करने को नहीं बोलूंगा, डो नॉट वरी अबाउट दैट। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग खुद ही इसको बनाएंगे, तो आप खुद से ही इसको बनाने लग जाएंगे। आपको किसी मैप को रेफर करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जिस हम लोग यहाँ पे माउंटेन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसको नॉर्दर्न माउंटेन्स चेन भी कहा जाता है, मतलब कि इसको एनएमसी नॉर्दर्न माउंटेन चेन के नाम से भी जाना जाता है।
सबसे पहले तो इसमें कौन से कंपोनेंट्स आते हैं उसको समझ लेते हैं। यहां पर आपने इस मैप में देखा तो दोस्तों इसमें ना कुल मिला के वैसे तो देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जो दो मोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये वाला हो गया और एक कंपोनेंट ये वाला हो गया। तो ये आपका एक कंपोनेंट और ये आपका दूसरा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये देखिए, ये दोस्तों आपका दूसरा कंपोनेंट है और ये आपका कंपोनेंट नंबर 1 है। जो कंपोनेंट नंबर 1 है इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है, इसको मैं आपको दिखाता हूं। जो कंपोनेंट नंबर 1 है इसको फर्दर 4 हिस्सों में तोड़ा गया है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा आता है ट्रांस हिमालयन रेंजेस का। इनको ट्रांस क्यों कहा जाता है वो भी हम लोग समझेंगे। इसमें दूसरा हिस्सा आता है ग्रेट हिमालयन रेंजेस का, ये इसका पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा आता है मिडल हिमालयन रेंजेस का, जिनको लेसर हिमालयन रेंजेस भी कहा जाता है। एंड चौथा और आखिरी हिस्सा आता है शिवालिक रेंजेस का, जिसको हम लोग आउटर हिमालयन रेंजेस के नाम से भी जानते हैं। एंड फाइनली जो आपका जो पांचवा हिस्सा आता है दैट इज योर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, जो कि मैंने आपको यहां पर ये सेकंड वाला कंपोनेंट दिखाया है। तो ये बेसिकली आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या फिर इनको पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। आप यहां पर भी ये वाले मैप को भी देख सकते हैं। ये वाला जो मैप है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, काफी एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें आपको दिखती है। ये वाला जो आपको व्यू दिख रहा है ना, ये असल में एक साइड व्यू है, मतलब कि जैसे हिमालयास को सामने देखने की बजाय अगर आप उनको साइड से देखेंगे तो साइड से आपको दिखेगा कि देखिए ये आपका शिवालिक माउंटेन रेंजेस हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा यहां पर आपकी एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, उसके बाद ये दोस्तों मिडल हिमालयन रेंजेस हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो एल्टीट्यूड थोड़ा और बढ़ता जाता है। यहां पर आपको सबसे जो ऊंचे रेंजेस हैं पूरे के पूरे हिमालयन माउंटेन सिस्टम में, दैट इज योर ग्रेट हिमालयन रेंजेस, वो देखने को मिलेंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको लद्दाख रेंज देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको कैलाश रेंज देखने को मिलेगी। ये इस तरीके से आगे कहानी बढ़ती है और उसके बाद ऑब्वियसली आपका तिब्बतियन प्लेटू वगैरह आ जाता है। तो हमारा जो हिमालयास का सिस्टम है वो यहां से लेकर के यहां तक चलता है और इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक चीज को समझिए, जब हम इसके ऑब्वियसली हम लोग आगे अभी चीजों को समझेंगे कि आपके जो माउंटेन्स हैं वो उनका ओरिजिन कैसे हुआ और उसके जो अलग अलग माउंटेन्स हैं वो क्या है। सबसे पहले जो आपके नॉर्दर्न माउंटेन चेन्स की जनरल ओरिएंटेशन है उसको समझने का प्रयास करिए। ये मैंने आपको बताया कि ये एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो कि आपको यहां देखने को मिलता है। दोस्तों इनकी जो ओरिएंटेशन है, क्या आप इसको देख पा रहे हैं? ये नॉर्थ वेस्ट से आपकी ओरिएंटेशन स्टार्ट होती है और ये साउथ ईस्ट तक ओरिएंटेशन जाती है। अगर मैं इस तरीके से चारों दिशाओं को बनाता हूं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और आप यहां पर यहां पर आपका वेस्ट और यहां पर आपका ईस्ट, तो इस तरीके से बनेगा। यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, इसको दोबारा से बना लेते हैं सो दैट ये क्लैरिटी आपको मिल जाए। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, तो यहां पर आप देख पाएंगे इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो कैसी देखने को मिलती है। ये दोस्तों नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक जाता है कि नहीं? और ये दिशा आप यहां पर भी इस तरीके से बना पाएंगे, तो ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक जाता है। ये आपका बन जाता है जो आपकी पहले वाली रेंजेस हैं। जनरल ओरिएंटेशन ऑफ द नॉर्दर्न हिल्स इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। और जो आपकी दूसरी वाली हिल्स हैं जिनको यहां पर आप देख पा रहे हैं, इनको दोस्तों हम लोग बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से साउथ साउथ ईस्ट। इसकी मैं आपको अगेन यहां पे दिखा देता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मेरी फोटो सामने आ रही होगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से साउथ साउथ ईस्ट की ओरिएंटेशन मानी जाती है। जो पूर्वांचल हिल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर साउथ साउथ ईस्ट की दिशा में आपको जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनका अगर हम लोग एक्सटेंट की बात करते हैं, हिमालयन रीजन एक्सटेंड्स ऑल अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली जो फ्रंटियर्स हैं, जो हमारे फ्रंटियर्स तिब्बत के साथ मिलते हैं, तो उनके साथ पूरा का पूरा ये आपका नॉर्दर्न रीजन यहां पे इस तरीके से बना हुआ है। और ये जो है आपका ईस्टर्न बाउंड्री से शुरू हो जाता है, यहां पर आपकी पाकिस्तान की बाउंड्री से शुरू हो जाता है, और यहां पर जो म्यांमार की बाउंड्री है उसकी पूरी की पूरी, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक की बाउंड्री, बीच में आपकी चाइना की बाउंड्री, तो इसको
पूरा का पूरा एक तरीके से हिमालयन रीजन ने ही कवर किया हुआ है। ये वाली जो लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली 2500 किलोमीटर की आती है। मतलब कि हिमालयाज जो कि यहां से लेकर यहां तक फैले हुए हैं, ये लगभग 2500 किलोमीटर की आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, अप्रिशिएट भी कर पा रहे होंगे दैट ये कोई छोटा मोटा फिजिकल फीचर नहीं है। दिस इज अ वेरी 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 लॉन्ग फिजिकल फीचर जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर को तो कवर कर ही लेता है। एक इंटरेस्टिंग चीज और भी यहां पे देखिए, इनफैक्ट इसके बारे में चर्चा हम आगे भी करेंगे। इसकी जो विड्थ है ना ये वेरी करती है, 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। लेंथ तो आपने देख ली, लेकिन दोस्तों इसकी जो विड्थ है मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये वाला एरिया है ये इसकी विड्थ है, इसको हम लोग विड्थ बोलेंगे इस तरीके से। ये बीच बीच में इसकी विड्थ आपको कम भी देखने को मिलती है। यहां पर आप देखेंगे तो इसकी जो विड्थ है ना ये वेरी करती है, इसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं पे 250 किलोमीटर है, मिनिमम 240 है, मैक्सिमम 320 किलोमीटर के बीच में आपको इसकी जो मोटाई है वो देखने को मिलती है। ये सारी की सारी इसकी विड्थ है। मतलब अगर मैं यहां से लेकर यहां के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहूं तो ये आपकी सारी की सारी बेसिकली इसको हम लोग विड्थ यहां पे मान लेते हैं, राइट। ऑल राइट, तो ये बहुत ही ब्रीफ आइडिया था जो कि हिमालयाज के बारे में मैंने आपको देना था। अब इनके ओरिजिन को समझ लेते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, आपने कभी ना कभी आई एम श्योर सुना भी होगा कि हिमालयाज को एक तो फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है और आगे कभी कभार ये भी कहा जाता है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी फोल्ड माउंटेन्स अगर वो यंग होंगे तो जनरली उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलेंगी। एंड अनडाउटेडली हिमालयाज भी दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स माउंटेन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है ना, और इसमें इनफैक्ट एक और थ्योरी आती है जिसको हम लोग जियोसिंक्लाइन की थ्योरी बोलते हैं। ये दोस्तों दोनों थ्योरीज को मिलाकर के इस एक्सप्लेनेशन को दिया गया था कि हिमालयाज का जो ओरिजिन था वो हमें किस तरीके से हिमालयाज बनने को देखने को मिले। ये सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है जो कि बताती है कि हिमालयाज का जो ओरिजिन है वो बेसिकली किस प्रकार हुआ था। नाउ इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अगर पढ़ रखा होगा तो प्लेट टेक्टोनिक्स में एक बहुत ही विशालकाय प्लेट थी जो कि नॉर्थ में थी, जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट। और एक अगेन ये भी काफी बड़ी प्लेट थी लेकिन नॉट एज बिग एज द यूरेशियन प्लेट, जो कि दोस्तों साउथ में थी, जिसको हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल देते थे। नाउ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में क्या हुआ कि इसकी जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है ये होना शुरू हो गई। लेकिन एक चीज को और ध्यान रखना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक एरिया था जिसको कि हम लोग बोलते थे टेथिस सी। इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक एरिया था जिसको टेथिस सी के नाम से कहा जाता है। एंड जोग्राफर्स ने इसी टेथिस सी को एक जियोसिंक्लाइन का नाम बेसिकली दे दिया है। तो जोग्राफर्स ने क्या कहा कि ये देखिए, ये ऊपर वाली प्लेट है जो यूरेशियन प्लेट है, ये नीचे वाली प्लेट है जो कि इंडियन प्लेट है। ये धीरे धीरे इंडियन प्लेट ऊपर मूव होना शुरू हुई, और ये जब मूव होना शुरू हुई तो बीच में जो ये बीच वाला पार्ट जहां पर आपको जियोसिंक्लाइन देखने को मिलता है टेथिस का, इसके जो सेडिमेंट्स थे ये इकट्ठा होना शुरू होते रहे। बिकॉज कंप्रेशन फोर्स लगेगा, यहां पर आप ये एरो देख पाएंगे कि इसकी नॉर्थवर्ड मूवमेंट से यहां पर कंप्रेशनल फोर्स है जो कि इसके ऊपर लगेगा। दोस्तों जब ये कंप्रेशनल फोर्स इसके ऊपर लगना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो जियोसिंक्लाइन था, जो कि एक तरीके से इसमें अगर आप देखें तो ये स्टार्टिंग में तो कुछ इस प्रकार था, ये जियोसिंक्लाइन इस तरीके से बना हुआ था। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ पे इंडियन प्लेट थी, लेकिन इंडियन प्लेट ने मूव करना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अल्टीमेटली ये वाली प्लेट यहाँ पर इंडियन प्लेट अंदर चली जाती है, यूरेशियन प्लेट जो है ये वहीं की वहीं रहती है, और जो बीच के सेडिमेंट्स थे ये इकट्ठा होकर के इस तरीके से आपके पहाड़ बन जाते हैं। इसकी फोटोज भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये आपकी यूरेशियन प्लेट जो है वो यहाँ पे इस तरीके से स्टैटिक है, और ये यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट जो है ये आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं, इंडियन प्लेट जो है वो इस तरफ मूव करना शुरू कर गई है। ये इंडियन प्लेट जब मूव करना शुरू कर गई और बीच में जो टेथिस का जियोसिंक्लाइन था वो धीरे धीरे राइज करना शुरू कर गया, तो इफेक्टिवली आपके हिमालयाज यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट तिब्बतियन प्लेटू का भी फॉर्मेशन इसी प्रोसेस से समझ आता है, बिकॉज यूरेशियन प्लेट के ऊपर जो एरिया था वो जो अब बहुत ज्यादा ऊंचा एरिया बन चुका है
उसी को हम लोग तिब्बत का पठार भी बोल देते हैं, तिब्बतियन प्लेटू भी उसको कह दिया जाता है। सो ये कहानी है आपकी हिमालयाज के फॉर्मेशन की। इसको आप यहां पे देख भी सकते हैं। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन्स दैट देयर वाज एन एक्सटेंसिव जियोसिंक्लाइन इन द प्लेस ऑफ हिमालयाज। इसको हमने टेथिस सी कहा था। टेथिस सी के उत्तर में यूरेशियन प्लेट थी और दक्षिण में इंडियन प्लेट थी। एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये मूवमेंट होना शुरू हुई, द अपलिफ्ट हैज टेकन प्लेस इन डिफरेंट फेजेस। ये अलग अलग फेजेस में अपलिफ्टमेंट हुई है, वो भी अभी बताऊंगा। द सेडिमेंट्स ऑफ द टेथिस सी वर सब्जेक्टेड टू पावरफुल कंप्रेशन ड्यू टू नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड होना शुरू हो गए। और यही जो आपका इनफैक्ट प्रोसेस है ना, ये वाला जो प्रोसेस आपको यहां पे दिखाया मैंने नॉर्थवर्ड मूवमेंट का, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ये वाला प्रोसेस रुका नहीं है, ये प्रोसेस अभी भी चलता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें दोस्तों यहां पर ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट अभी भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट उसकी वजह से जो हिमालयाज की हाइट है वो अभी भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। आप इसको बड़ी सिंपली खुद भी देख सकते हैं। कागज का टुकड़ा लीजिए, उस कागज के टुकड़े के ऊपर इस तरीके से कंप्रेशन करके देखिए और बीच में से वो कागज का टुकड़ा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका कागज का टुकड़ा है, आपने इधर से भी फोर्स लगाया और इधर से भी फोर्स लगाया, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यही हमें देखने को मिला है यहां पर कि इनफैक्ट यहां पर तो ये वाला एरिया मूव भी नहीं कर रहा था, ये वाला एरिया तो कांस्टेंट था। लेकिन अगर एक साइड से भी अगर आप फोर्स लगाएंगे, ये वाला एरिया अगर आपका कांस्टेंट भी है, अगर आप एक साइड से भी फोर्स लगाएंगे, तब भी आपका कागज का टुकड़ा इस तरीके से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। और यहीं पे आप देखिए, आफ्टर दी फोल्डेड सेडिमेंट्स आपके अल्टीमेटली हिमालयाज जो हैं वो बन जाते हैं। इसकी फोटो को आप यहां पर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों इंडियन प्लेट है और इधर आपका जो है ये आपका बीच में आपका ये जो वो बना हुआ था, जो भी टेथिस सी था वो बना हुआ था। ये मूव करना शुरू किया, मूव करते कराते अल्टीमेटली आपके हिमालयाज जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पर बन जाते हैं। इधर पीछे वाले एरिया में यहाँ पर जो बना उसको हमने तिब्बतियन प्लेटू बोल दिया। अब मैंने यहां पर यह चीज कही कि हिमालयाज जो है वो अलग अलग फेजेस में बने हैं। जो दोस्तों अलग अलग फेजेस में बने हैं ना, इसी वजह से जो हम लोग पहले पढ़कर आए थे कि हिमालयाज में अलग अलग आपको जो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, उसके बाद ये सब शिवालिक्स वगैरह, ये इसीलिए देखने को मिलते हैं बिकॉज ये कंप्रेशन एक सिंगल मूवमेंट में नहीं हुआ, ये टुकड़ों में हुआ है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला जो हमारा कागज था, इसको हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट तो आपका फिक्स था, यहां पर पहले थोड़ा फोर्स लगा, कुछ सालों बाद दोबारा से फोर्स लगा, कुछ सालों बाद दोबारा से फोर्स लगा, कुछ सालों बाद दोबारा से फोर्स लगा, जिसकी वजह से आपको ये सीरीज ऑफ रेंजेस देखने को मिलती हैं। ये वाली फोटो को भी देख पाएंगे तब भी समझ पाएंगे कि देखिए पहले जैसे ये वाला फोर्स लगा होगा तो फिर ये बन गए, फिर ये वाला फोर्स लगा तो ये बन गए, फिर ये फोर्स लगा, उसके बाद ये फोर्स लगा, ये फोर्स लगा, धीरे धीरे आपके अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं जो कि इस तरीके से बनते चले गए। इस वाली फोटो को भी देखिए, यहां से भी आप समझेंगे कि इंडियन प्लेट किस तरीके से मूव कर रही है। यूरेशियन प्लेट जो है यहां पर थी और ये आपका देखिए सबसे ऊपर ये बना, फिर थोड़ा नीचे आएंगे ये बन गए, फिर ये बन गए, फिर ये बन गए। इस तरीके से आपके अलग अलग जो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं वो दोस्तों पैदा होते हुए। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने आपको बताई कि हिमालयाज जो है वो अभी भी उनकी हाइट बढ़ रही है और अभी भी जो आपकी नॉर्थवर्ड मूवमेंट है इंडियन प्लेट की वो चल रही है, वो कैलकुलेट करी गई है ज्योग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट के द्वारा। और उसके बेसिस पे कहा गया है कि जो प्रेजेंट रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज है वो दोस्तों 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर आपको देखने को मिल जाता है। ये पूरी कहानी है हिमालयाज के फॉर्मेशन की, जिसको कि मैंने आपको काफी ब्रीफली बताया है। ऑब्वियसली हम लोग बहुत गहराई में जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ब्रीफली मोटी मोटी यही कहानी है। इसको इनफैक्ट क्योंकि आपकी जो ये वाली प्लेट थी ना, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, तो जियोमॉर्फोलॉजी की भाषा में इसको कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है कि हिमालयाज का जो फॉर्मेशन है वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन के बेसिस पर ही एक्सप्लेन किया जाता है। एंड ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती है। जो मैंने आपको बताया
कि इसकी जो फॉर्मेशन है ये धीरे धीरे हुई है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं, मतलब कि जो सबसे पहले काराकोरम, कैलाश, लद्दाख वाले जो रेंजेस हैं ये क्रिटेशियस पीरियड में ही बन चुके थे। उसके बाद जो ग्रेटर हिमालयन रेंजेस हैं ये ओलिगोसीन एपॉक में बने, इन सभी का पीरियड टर्शरी है। उसके बाद जो मिडल हिमालयन रेंजेस हैं ये मायोसीन एपॉक में बने, और जो शिवालिक और पूर्वांचल की रेंजेस हैं ये दोस्तों प्लायोसीन की एपॉक में बनते हुए देखने को हमें मिल जाते हैं। इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। ये देखिए यहां पर आपने सी लिख लिया, ओ लिख लिया, एम लिख लिया और पी लिख लिया, तो कॉम्प आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जो आपकी रेंजेस हैं ट्रांस हिमालयन से लेकर शिवालिक, पूर्वांचल तक, वो बेसिकली कॉम्प का पीरियड आपको याद रखना है कि क्रिटेशियस, उसके बाद ओलिगोसीन, फिर मायोसीन एंड देन प्लायोसीन आपको रेंजेस देखने को मिल जाती हैं। इस तरह के सवाल कभी पूछ ले जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। ऑल राइट, सो अब हम लोग समझ चुके हैं हमारी फॉर्मेशन को, हम लोग समझ चुके हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस के कंपोनेंट्स को। अब वन बाय वन उन कंपोनेंट्स को और ज्यादा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांस हिमालयन रेंजेस को स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज जो कि सबसे पहला डाउट ये आता है कि आखिरकार ट्रांस हिमालयन रेंजेस इनको क्यों कहा गया है, क्या वजह है कि इनको ट्रांस का नाम दिया गया है। तो देखिए आपको मालूम होगा कि इंदस और ब्रह्मपुत्रा का जो फ्लो है वो किस तरीके से होता है। यहां पर मैं इसको ड्रॉ करता हूं आपके लिए। जो इंदस और ब्रह्मपुत्रा का दोस्तों फ्लो है, इंदस जो है वो यहां से आपकी इस तरीके से शुरू होती है और उसके बाद इस तरीके से आती है, फिर पाकिस्तान चली जाती है। वैसे ही ब्रह्मपुत्रा जो है वो यहां से शुरू होती है और इसके बाद यहां पे यू टर्न लेते हुए इंडिया में आती है और ऐसे आती है। नाउ ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इंदस और ब्रह्मपुत्रा के जो ओरिजिन वाले एरियाज है ना, वो एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हैं। ये वाला जो एरिया है इसको ज्योग्राफी की भाषा में दोस्तों कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका इंडो सैंगपो सूचर जोन। सैंगपो इसलिए बिकॉज ब्रह्मपुत्रा का नाम आपको मालूम होगा तिब्बत में उसको सैंगपो का नाम दिया गया है। सो ये बेसिकली आपका जो इंडो सैंगपो का सूचर जोन है वो आपको यहां देखने को मिलता है। और जो हम लोग ट्रांस हिमालयन रेंजेस की बात करते हैं, असल में ट्रांस हिमालयन रेंजेस इंडो सैंगपो सूचर जोन के ऊपर ऊपर देखने को मिलती हैं, इसीलिए इनको ट्रांस हिमालयन रेंजेस का नाम दिया गया है। इसमें कौन सी रेंजेस आती हैं, एक तो काराकोरम आती है, कैलाश रेंज आती है और एक इसमें लद्दाख रेंज आती है। इसकी फोटो को आप यहां पर भी देख पाएंगे। आई विल जस्ट शो दिस टू यू वंस वेरी क्विकली। वही वाली फोटो को देखना है तो ये वाली फोटो की जगह ये वाली फोटो को भी देख सकते हैं, तो मच बेटर है। ये वाली नहीं, ये वाली फोटो को देख लीजिए। ये देखिए, एक तो आपकी काराकोरम की रेंज और एक उसके बाद आपकी ये लद्दाख की रेंज और उसके बाद आपकी ये कैलाश की रेंज। तो ये जो तीनों की तीनों रेंजेस हैं, जो इंडो सैंगपो सूचर जोन है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। यहां पर आपका है इंडो सैंगपो सूचर जोन, तो उसके उत्तर में देखने को मिलती है काराकोरम की, कैलाश की और लद्दाख की रेंज, जिसकी वजह से इसको ट्रांस हिमालयन रेंजेस दोस्तों कह दिया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द काराकोरम रेंज, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं काराकोरम रेंज की, सो काराकोरम रेंज इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल द ट्रांस हिमालयन रेंजेस। जो मैंने आपको तीन बताई हैं, काराकोरम, कैलाश और लद्दाख में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट आपको काराकोरम ही देखने को मिलती है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इसका जो स्रोत है वो पामीर नॉट से होता है। पामीर नॉट क्या चीज है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। पामीर नॉट बेसिकली इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब कि एक इस तरीके से ना एक बहुत ही ज्यादा ऊंचा एरिया बना हुआ है, वहां से दोस्तों अलग अलग दिशाओं में बड़ी बड़ी रेंजेस निकल रही हैं। इस तरीके से बड़ी बड़ी रेंजेस निकल रही हैं, आप देख पाएंगे। ये चाइना के तियान शान माउंटेन्स, चाइना के कुनलुन माउंटेन्स, इंडिया के काराकोरम और इंडिया के हिमालयाज, और इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे पामीर नॉट से ही ओरिजिनेट करते हैं। तो इसको इसीलिए कभी कभार रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये असल में जो नॉट है ना, ये अलग अलग माउंटेन्स के कन्वर्ज होने से वहां पर बन गई है, इसीलिए इसको हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड और इसको कभी कभार रूफ ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दे दिया जाता है। ये है आपकी काराकोरम की रेंज। इसकी जो सबसे ऊंची पीक है इसको गॉडविन ऑस्टिन या फिर इसको K2 भी कहा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये हाईएस्ट पीक है ऑब्वियसली, और दुनिया की ये सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है, बिकॉज नंबर 1 पे आती है द वन एंड ओनली माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 पे दोस्तों आपको K2 की पीक देखने को मिल जाती है।
नाउ ये ऑब्वियसली जब इतना ऊंचा है तो ये इलाके में आपको हमेशा ही बर्फ देखने को मिलती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हेविली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन्स। मतलब अगर हम लोग जो ध्रुव वाले इलाके हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल वाले इलाके हैं, उनको छोड़ देना तो उसके बाद यही आपका सबसे ज्यादा ग्लेशिएटेड पार्ट आपको दुनिया भर में देखने को मिलता है। इसी काराकोरम रेंज के बारे में कुछ और जानकारियां, जैसे कि वहां पर कौन से ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। सो वैसे तो आपको ढेर सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर ये वही वाला है। आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। 1984 में दोस्तों हमारी जो आई थिंक एयरफोर्स के द्वारा एक ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया था, जिसको हम लोग ऑपरेशन मेघदूत बोलते हैं, जिसके चलते हमने सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर ली थी। तो आज सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया के द्वारा ही बेसिकली वहां पर हमारी आर्मी को डिप्लॉय किया हुआ। और उसके बाद बायफो ग्लेशियर है जो कि आपको यहीं देखने को मिलता है। यहां पर आपको नुब्रा रिवर देखने को मिलती है, जिसका स्रोत सियाचिन ग्लेशियर से है। इसकी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इस वाले मैप को देखेंगे ध्यान से। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर दोस्तों नुब्रा की नदी है। ये नुब्रा की नदी इस तरीके से जाती है, फ्लो करती है। नुब्रा की नदी जाकर के किस में मिल जाती है? ये श्योक नदी में जाकर के मिल जाती है, जो कि इधर से फ्लो कर रही है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली जो श्योक नदी है ये आगे जाकर के इंदस नदी में मिल रही है, जो कि पीछे से आ रही है। तो ये आपकी इंदस की नदी है जो कि यहां से आ रही है, यहां से आते आते ये इंदस नदी है। तो आप देखिए नुब्रा नदी अल्टीमेटली श्योक में मिली और श्योक जो है वो अल्टीमेटली जाकर के इंदस में मिल जाती है। इस तरीके से जो नुब्रा नदी है वो अल्टीमेटली एक तरीके से इंदस में ही मिल रही है। इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नुब्रा नदी जो है ये सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। इस मैप को देख लो और इसी तरीके से इसको बनाना भी सीख लीजिए प्लीज, ठीक है। सेकंड बात करते हैं लद्दाख रेंज की। यहां पर आप देखेंगे तो थोड़ा यही वाले मैप को देखिए, ये आपकी काराकोरम की रेंज है दोस्तों। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको लद्दाख रेंज देखने को मिलती है। लद्दाख बाय द वे अब तो खैर उसको इंडिया का यूटी भी बना दिया गया है। सो इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज, ठीक है। ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस में सबसे शॉर्टेस्ट है। काराकोरम, कैलाश, लद्दाख में सबसे लॉन्गेस्ट काराकोरम थी और सबसे जो शॉर्टेस्ट है वो आपकी लद्दाख रेंज है। जो लद्दाख रेंज है ये काराकोरम से सेपरेटेड है बाय द श्योक रिवर। यहां पर फिर से देखिए ये आपकी श्योक नदी है और नीचे आपको यहां पर लद्दाख रेंजेस देखने को मिलती हैं। तो ये श्योक नदी इंदस के तो ऊपर ही आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंदस नदी के ऊपर में देखने को मिलते हैं। तो इंदस के तो ऊपर ही है, लेकिन श्योक नदी के बीच में है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि श्योक और इंदस के बीच में आपको लद्दाख की रेंजेस देखने को मिलती हैं, राइट। और ये जो है एंड बाय द इंदस रिवर, और नीचे आपको इसके ज़ंस्कार देखने को मिलेगा, जिसके बारे में चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो यहां पर इसको फिर से बनाता हूं आपके लिए। ये आपकी श्योक की नदी है, ये इंदस की नदी है, यहां पर लद्दाख रेंज है, यहां पर ज़ंस्कार रेंज देखने को मिलेगी, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सो लद्दाख रेंज के नॉर्थ में श्योक है, साउथ में इंदस है, जिसके साउथ में आपको ज़ंस्कार देखने को मिल जाता है। लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक राखापोशी है, जैसे काराकोरम की K2 थी। और राखापोशी की इंटरेस्टिंग बात, ये दुनिया की सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट पीक है। मतलब कि अगर हम लोग ग्रेडियंट की बात करें, स्लोप की बात करें, आसान भाषा में कहूं तो वो आपको यहां पर सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट पीक देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलाश के बारे में कुछ मेजर है नहीं, लेकिन कैलाश की लोकेशन को देख लीजिए, इस मैप को देख लीजिए, यहां पर भी आपको नजर आएगा। ये दोस्तों काराकोरम है, ये उसके बाद आपको लद्दाख देखने को मिलता है, ये उसके बाद आपको कैलाश रेंज देखने को इस तरीके से मिल जाती है। तो ये सारी की सारी, अगेन इंदस को ड्रॉ करूंगा तो इंदस यहां पर ऐसे जाएगी। तो ये तीनों की तीनों 1, 2 एंड 3, ये तीनों की तीनों, इसको जूम करके दिखाता हूं आपको, ये तीनों की तीनों 1, 2, 3 देख पा रहे हैं। नीचे वाली जो ब्लैक लाइन है ये इंदस की है, उसके ऊपर में लाई करती हैं, जो कि जिसको हम लोग ट्रांस हिमालयन रेंजेस कह देते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज इज द ग्रेट हिमालयन रेंज, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। देखिए जब मैं रेंज की बात कर रहा हूं तो उसमें एक से बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं, ऐसा नहीं कि उसमें एक ही माउंटेन है। रेंज मतलब कि उसमें आपको मल्टीपल माउंटेन्स देखने को मिलने वाले हैं। जो GHR है, जिसको हम ग्रेट हिमालयन रेंजेस बोल रहे हैं, इसको दोस्तों सेंट्रल हिमालयन रेंजेस भी कहा जाता है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट मध्य में आ जाते हैं।
और इसको जो है यहाँ पे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री एक संस्कृत का वर्ड है। हिमाद्री का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऐसी चट्टानें जहां पर हमेशा ही आपको बर्फ देखने को मिले, तो उसमें यहाँ पर आपको बर्फ देखने को मिलता ही मिलता है, इसीलिए इसको हिमाद्री का भी नाम दिया गया है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव रेंज आपको देखने को मिलती है। इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 6100 मीटर की है अबव द सी लेवल। मतलब कि अगर हम लोग इसके सारे के सारे रेंजेस का एक औसत निकाल लें, सारे के सारे पीक्स का एक औसत निकाल लें, इसके हाइट का औसत निकाल लें, तो 6100 मीटर्स की आपको औसत देखने को मिलती है। इसकी जो विड्थ है ये लगभग 25 किलोमीटर की है। इसकी जो लेंथ है ये 2400 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, फ्रॉम नंगा पर्वत इन कश्मीर टू नमचा बरवा इन तिब्बत। तो ये भी इसकी काफी फॉर्मिडेबल रेंजेस हैं। इसको भी आप यहां पर देख पाएंगे। इस वाले मैप में नहीं नजर आएगा तो आपको यहां पे नजर आएगा। ये दोस्तों नंगा पर्वत है, जहां से आपका एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटी है, और ये आपका नमचा बरवा है जिसको आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीमिटी है अगर हम लोग ग्रेट हिमालयन रेंजेस की बात करते हैं। ये वेस्टर्न मोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न मोस्ट हो गया। तो ये यहां से शुरू होते होते इस तरीके से पूरा आपका एरिया इस तरीके से ग्रेट हिमालयन रेंजेस के द्वारा कवर किया जा रहा है। ठीक है। सो इसको अब इसके ना अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज को कश्मीर में ज़ंस्कार रेंज कहा जाता है। इनफैक्ट ज़ंस्कार रेंज थोड़ी आपको अलग भी देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखेंगे ना, तो यहां पर ग्रेट हिमालयन ये भी है और ये ज़ंस्कार रेंज भी आपको अलग देखने को मिलेगी। ये दोनों ही, ये कश्मीर में इन दोनों को ही हम लोग ग्रेट हिमालयन रेंजेस का हिस्सा बोल देते हैं। इस माउंटेन रेंज में आपको दुनिया की सम ऑफ द टॉलेस्ट पीक्स देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको अगर देखेंगे तो 8000 मीटर से ज़्यादा एल्टीट्यूड वाली बहुत सारी पीक्स देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू टेल यू, आई थिंक इनफैक्ट कि जो हाईएस्ट पीक है वो दोस्तों माउंट एवरेस्ट देखने को मिलती है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर्स है अबव द सी लेवल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिनको हम लोग कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, जो कि बाय द वे दुनिया की 3rd हाईएस्ट पीक है, जो कि भारत में ही आती है। और ये दोस्तों कंचनजंगा की जो पीक है ये आपको सिक्किम में देखने को मिल जाती है। उसके बाद नंगा पर्वत, नमचा बरवा, अन्नपूर्णा, इवन माउंट मकालू भी आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं मकालू। तो ये सारे के सारे आपको यहीं कहीं पर इसी में ग्रेट हिमालयन रेंजेस में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। ये रेंज जो है ऑब्वियसली जब इतनी ऊंची है तो इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बीच में कुछ कुछ पासेस बने हुए हैं। उन पासेस के बारे में चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, वी विल टॉक अबाउट देम किसी और टाइम पे। लेकिन कुछ कुछ पासेस बने हुए हैं जिसके माध्यम से आप इन रेंजेस को यहां से क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेसर हिमालयन रेंजेस की या फिर मिडल हिमालयन रेंजेस की। यहां पर इनफैक्ट आप धीरे धीरे अगर हो सके तो अपनी तरफ से मैप को बनाना शुरू कर दीजिए। ये दोस्तों आपकी काराकोरम थी, ये दोस्तों आपकी लद्दाख थी। इसको दोबारा बनाते हैं। ये आपकी अगर काराकोरम थी, ये यहाँ पर आपकी लद्दाख थी, यहाँ पर आपकी कैलाश थी। उसके बाद ये ग्रेट हिमालयन रेंजेस इस तरीके से बहुत लंबा जाएगा। देन आपका मिडल हिमालयन रेंजेस आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। यहां पर आपको बीच में बहुत सारे गैप्स देखने को मिलेंगे, सो इसीलिए इसको थोड़ा इस तरीके से बनाया है। और उसके बाद ऑब्वियसली नीचे वाला आएगा। तो ये काराकोरम था, ये कैलाश था, ये लद्दाख था, ये दोस्तों ग्रेट हिमालयन रेंजेस हैं, और ये आपके मिडल हिमालयन रेंजेस बन जाते हैं। इसके नीचे ऑब्वियसली अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करना चाहें तो उसको ड्रॉ भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर शिवालिक रेंजेस देखने को मिलेंगी। इसको इनफैक्ट आप जोड़ के ही रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको जोड़ कर ही रखिए। यहाँ पर ये वाला जो लास्ट वाला है इसको शिवालिक्स या फिर इसको आउटर हिमालयन रेंजेस कहा जाता है। बाय द वे कभी कभार ग्रेट हिमालयन रेंजेस को इनर हिमालयन रेंजेस और सेंट्रल हिमालयन रेंजेस का नाम भी दिया जाता है। अब इस लाइन को पढ़िए, जो लेसर हिमालयाज या फिर जो मिडल हिमालयाज हैं, जिसको MHR को हम लोग कभी कभार LHR बोल देते हैं, दे लाई बिटवीन द शिवालिक्स इन द साउथ एंड द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ। तो इसके आपको MHR के नॉर्थ में आपको ग्रेट हिमालयाज देखने को मिल रहे हैं और दक्षिण में आपको ऑब्वियसली शिवालिक्स देखने को मिल रहे हैं। इनकी जो एलिवेशन है ये ऑब्वियसली ग्रेट हिमालयन रेंजेस से कम है। ग्रेट हिमालयन रेंजेस की एवरेज एलिवेशन हमें 6100 मीटर की देखने को मिली थी, लेकिन इनकी जो एवरेज एलिवेशन है
ये 3500 से लेकर 4500 मीटर की देखने को मिलती है। हाँ, कुछ कुछ पीक्स इसमें हैं जो कि 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं और वो स्नो कवर्ड होती हैं, लेकिन एवरेज अगर औसतन बात करें तो 3500 से लेकर 4500 मीटर के बीच में आपको यहाँ पर पीक्स की ऊंचाई देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं वो कौन सी हैं, तो एक तो इसमें पीर पंजाल आती है, देन धौलाधर आती है, देन मसूरी रेंज आती है, देन महाभारत आती है, एंड देन दार्जिलिंग हिल्स आती है। इसको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये असल में स्टेट्स के हिसाब से बनाया गया है। अगेन इस वाले मैप को देखिए या फिर ये वाले मैप को देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाली लाइन है जो कि ये बीच में देखो इन्होंने भी इसको तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है इस तरीके से। तो ये वाली जो लाइंस हैं ये आपकी बेसिकली अलग अलग स्टेट्स में, कश्मीर में इसको पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, देन उसके बाद उत्तराखंड में मसूरी रेंज, इवन यहाँ पर कहीं कहीं पे इसको नाग टिब्बा के नाम से भी जाना जाता है, देन नेपाल में महाभारत, एंड देन दार्जिलिंग हिल्स आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाता है। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली आई थिंक आप खुद भी इसको देख पा रहे होंगे। इनफैक्ट इस वाले मैप को एक बार जल्दी से देखिए, तो यहाँ पर क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं ये वाले मैप को कि अगर ये रेंजेस हैं तो बीच में ये तो फिर वैली बनेगी ना। जब दो आपकी रेंजेस हैं, ये अगर माउंटेन है, ये अगर माउंटेन है, तो बीच में वैलीज बनेंगी। सेम चीज हमें यहां देखने को मिलती है गाइस, जिसमें कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये असल में क्या होता है, इसी मैप को अगर मैं मार्क करना चाहूं तो यहां पर सबसे पहले पीर पंजाल, देन धौलाधर, देन मसूरी रेंज, देन उसके बाद आपका यहाँ पर महाभारत रेंज जो कि नेपाल में है, काफ़ी लंबी चलती है, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक चली जाती है, एंड देन फाइनली आपकी जो दार्जिलिंग हिल्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब इसको ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेट हिमालयन रेंजेस और मिडल हिमालयन रेंजेस के बीच में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, और उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इनके क्या क्या नाम हैं दोस्तों। इसे कहा जाता है, ये वाली जो घाटी आएगी, इस घाटी को हम लोग कश्मीर वैली बोलते हैं। ये वाला जो एरिया आएगा इसको हम लोग बोल देते हैं कुल्लू वैली। याद है कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा, तो कुल्लू जो है वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है, वो एक वैली है, हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट उसमें टूरिस्ट स्पॉट है मनाली का। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो एरिया आएगा मसूरी के बाद, यहाँ पर आपको नैनीताल देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर आपको जो महाभारत रेंज और ग्रेट हिमालयन के बीच में जो वैली देखने को मिलेगी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस काठमंडू वैली। और ये जो दार्जिलिंग और ग्रेट हिमालयन रेंजेस के बीच की जो वैली देखने को मिलेगी, इसको चुंबी वैली का नाम दे दिया जाता है। तो ये समझ गए आप लोग कि कैसे अलग अलग राज्यों में जो आपके बने हुए हैं जो मिडिल हिमालयन रेंजेस और ग्रेट हिमालयन रेंजेस के बीच में आपको वैली एरियाज देखने को मिलते हैं। यही वाले वैली एरियाज होते हैं जो कि जहां पर आपको अधिकतर आबादी देखने को मिलती है, बिकॉज यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का स्टे करना, कंस्ट्रक्शन वगैरह करना इजी हो जाता है। ये देख लीजिए, इसमें अगर हम बात करते हैं वन बाय वन, तो पीर पंजाल रेंज ये कश्मीर में है, ये लॉन्गेस्ट है अमंग्स दी मिडल हिमालयन रेंजेस। इसमें भी बहुत सारे पासेस आते हैं जिसके माध्यम से तभी तो आप कश्मीर वैली तक जा पाएंगे। पासेस के बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन पीर पंजाल पास आता है और बनिहाल पास आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पासेस माने जाते हैं, बिकॉज हमारी जो आर्मी है वो यहीं से क्रॉस करते हुए फिर कश्मीर वैली में जाकर के डिप्लॉय करती है। तो बनिहाल पास जो है वो इस्तेमाल होता है बाय द जम्मू श्रीनगर हाईवे बिटवीन पीर पंजाल एंड द ज़ंस्कार रेंज ऑफ द मेन हिमालयाज लाइज द फेमस वैली ऑफ कश्मीर रनिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 135 किलोमीटर। इनफैक्ट यहीं पे पीर पंजाल रेंज पे एक जगह आती है वेरीनाग के नाम से, जहां से भारत की फेमस जो झेलम नदी है वो दोस्तों ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया धौलाधर रेंज है जो कि सेपरेट करती है ग्रेट हिमालयन रेंज को बाय द कुल्लू वैली। देन मसूरी रेंज के और GHR के बीच में नैनीताल वैली आएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मसूरी, इसमें बहुत सारे जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स आते हैं, दिल्ली वालों को मालूम होगा, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सभी की ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर्स के आसपास देखने को मिलती है। इनफैक्ट अंग्रेजों के टाइम से इन हिल स्टेशंस को इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा समर हाउसेस की तरह, इसीलिए आपको यहाँ पर इन इलाकों में स्पेसिफिकली बहुत सारा ब्रिटिश आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। अगर आप कभी जाएंगे तो आप इस चीज़ को वहाँ पर जाकर के देख भी पाएंगे। देन आपका काठमंडू वैली आता है बिटवीन महाभारत रेंज ऑफ नेपाल एंड द GHR, एंड सिमिलरली दार्जिलिंग हिल्स
और जो आपके GHR है उसके बीच में आपको चुंबी वैली देखने को मिल जाता है। कुल मिला के ये वाला जो मैप मैंने यहाँ पे बनाया है इसी को याद करिए, नहीं तो इसको देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर कम दिखेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये वाला एरिया बेसिकली आपका बन जाता है कश्मीर वैली का। देन थोड़ा नीचे आएंगे तो ये एरिया कुल्लू वैली का है, थोड़ा नीचे आएंगे तो ये एरिया बेसिकली मसूरी वैली का है, ठीक है, नैनीताल वैली का। और ये पूरा का पूरा एरिया जो काफ़ी बड़ा है ये काठमांडू वैली का है, और यहाँ पर आपको चुंबी वैली देखने को मिल जाती है। क्लियर है गाइस? आई होप ये बातें समझ आ रही हैं, बिकॉज यहीं से सवाल आते हैं मैक्सिमम जो कि आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है शिवालिक रेंज। अब हम लोग बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। फिर से अगर आपको वो मैप बनाना है तो वेरी क्विकली आप इसको बना सकते हैं कि ये देखिए, ये काराकोरम है, ये कैलाश है, ये लद्दाख है, ये GHR है, ये MHR है, ये शिवालिक है। तो अब हम लोग शिवालिक के बारे में बात कर लेते हैं। शिवालिक कंप्राइजेज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, एंड इसको इसीलिए आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। अच्छा, शिवालिक के नीचे क्या आएगा? तो भाई ये पूरा का पूरा क्या है, यहां पर तो कोई पहाड़ नहीं है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। इनफैक्ट इसको कभी कभार इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी कह दिया जाता है। जो भी आप कहना चाहते हैं, सिंपली गैंजेटिक प्लेन्स भी कहेंगे तब भी ठीक है। तो ओवरलुकिंग द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, दिस चेन ऑफ हिल्स रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लेसर हिमालयाज। तो ये देखिए, ऊपर वाले जो लेसर हिमालयाज हैं उसके लगभग पैरेलल में ही आपको ये रेंजेस देखने को मिलती हैं। ये भी 2400 किलोमीटर तक चलती हैं, और ये पोटवार प्लेटू से शुरू होते होते ब्रह्मपुत्रा वैली तक चली जाती हैं। तो इनका जो एक्सट्रीम पॉइंट है, इधर पोटवार प्लेटू है और इधर ये ब्रह्मपुत्रा वैली तक चली जाती हैं। इसकी भी जो विड्थ है इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई अलग है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई अलग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के एरिया में या उत्तराखंड के एरिया में इसकी चौड़ाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, लगभग 40-50 किलोमीटर देखने को मिलेगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो चौड़ाई है ये काफ़ी कम हो जाती है। एल्टीट्यूड इसका और कम हो जाता है। अगर हम यहीं पर मैप करना चाहें तो देखिए, ये मैंने बताया था इसका 6100 था, इसका 3500 से 4500 था। शिवालिक का जो एल्टीट्यूड है ये 1500 मीटर से आपको कम देखने को ही मिलता है। जैसे हमने देखा कि जो मिडल हिमालयन रेंजेस के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं दोस्तों, उसी प्रकार शिवालिक के भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। उदाहरण के तौर पे जम्मू में इसको जम्मू हिल्स कहा जाता है। देन अरुणाचल में तो बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, जिसमें कि आप ये वाले मैप को ध्यान से देखेंगे, ये डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये यहाँ पर कुछ कुछ ट्राइब्स के नाम के पीछे रखे हुए हैं, कुछ कुछ जनरली एरियाज के नाम के पीछे रखे हुए हैं। डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिश्मी हिल्स, एंड और भी बहुत सारे नाम होंगे जो कि शायद आप कभी ना कभी एनकाउंटर करेंगे। तो ये भी जो हिल्स हैं ये भी बेसिकली आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं, जिनको हम लोग शिवालिक हिल्स का नाम दे देते हैं। शिवालिक हिल्स के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही यूनिक फीचर है, जिसको हम लोग डून्स या फिर डून्स या फिर द्वार्स भी कहते हैं। ये क्या हुआ था, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहां पर क्या हुआ ना कि देखिए, जैसे यहाँ पर आपके लेसर हिमालयाज हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके शिवालिक्स हैं, ये दोनों के दोनों आपके पहाड़ बने हुए हैं ना। लेसर हिमालयाज से बहुत सारी नदियाँ थी, जो कि नदियाँ बेसिकली नीचे बहना शुरू हो गई। जो नदियाँ नीचे बहेंगी तो साथ में अपने कुछ कुछ सेडिमेंट्स को लेकर आएंगी। ये वाला जो सेडिमेंट्स था ये यहाँ पर इकट्ठे होते रहे, यहाँ पर पानी भी इकट्ठा होता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया तो एक टाइम क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा बन गया कि वो पानी जो है वो शिवालिक्स के बीच में से ही क्रॉस होना शुरू हो गया। तो वो पानी जो है वो शिवालिक्स के बीच में से क्रॉस होता रहा, लेकिन जो पीछे उसने सेडिमेंट्स को छोड़ दिया, इस इलाके में, तो वहाँ पर एक तरीके से वैली टाइप जगह बन गई। जैसे हमने देखा था ना कि यहाँ पर देखिए, ये आपके लेसर हिमालयाज हैं और यहाँ पर आपकी ये मान लीजिए ग्रेट हिमालयन रेंजेस हैं। तो यहाँ पर बीच में वैलीज बन गई। बस यहाँ पर ये प्रॉपर वैलीज नहीं बनी, ठीक है, लेकिन इनको जो ये वैली जैसी चीज़ें बनी, इनको हम लोग बेसिकली दुन्स बोल देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये देखो, ये ग्रेट हिमालयन रेंजेस थी, ये मिडल हिमालयन रेंजेस थी, और उसके बाद ये इस तरीके से शिवालिक्स थी। तो ये ग्रेट थी, ये मिडल थी, ये शिवालिक थी। यहाँ पर तो आपको वैली देखने को मिली। इस इलाके में
जो सब्सिक्वेंटली बना, एक तो इसके बनने का तरीका अलग था, तो ये जो बनने का अलग तरीका था और ये जैसे बना उसी वजह से इसको डुन्स या डून्स या दुआर्स भी कहा जाता है। वो रीजन्स पे डिपेंड करता है। अगर आप वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो उसको दुन्स या दून्स कहा जाता है। अगर आप पूर्वी भारत की बात करते हैं तो उसको दुआर्स कह दिया जाता है। ये देखिए, एज द शिवालिक हिल्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज दे ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ द रिवर्स, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होता रहा। इस इलाके में पानी जो है वो इकट्ठा होता रहा, जिसकी वजह से टेम्पररी लेक्स बनते गए। तो यहाँ पर बहुत सारा मलबा इकट्ठा होता रहा जो कि लेक्स के द्वारा यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था। लेकिन जो पानी था उनका फोर्स बढ़ता गया। द रिवर्स कट देयर कोर्स थ्रू द शिवालिक रेंज एंड लेक्स निकल गए, लेकिन पीछे जो है वो सेडिमेंट्स को छोड़ गए और उनको दुन्स या फिर दुआर्स कहा जाता है। इनके नाम ध्यान रखने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने देहरादून का नाम सुना होगा, तो देहरादून बेसिकली दुन है, ठीक है, वो उत्तराखंड का, अब तो खैर उत्तराखंड की राजधानी भी है। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच अ प्लेन विच इज 75 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 15 to 20 किलोमीटर्स वाइड। उसमें आपको बोल्डर और क्ले के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे दुन्स हैं यार, यहाँ पर कयारदा, चुम्बी, कोथरी, चौखंबा, देन जम्मू में आपको उधमपुर, है ना, कोटली, ये सारे के सारे आपको दुन्स वहां पर देखने को मिल जाते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखिए कि अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, इस वाले मैप को ड्रॉ कर रहे थे, तो इसमें एक चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, ये यहां से लेकर के यहां तक के एरिया में तो इसको दुन कहा जाएगा, लेकिन इसके आगे इसको जो है वो यहां पर बेसिकली दुआर कहा जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं कि दुन और दुआर जो हैं ये क्या चीजें हैं, अगर वेस्ट में दुन कहा जाएगा तो ईस्ट में क्या कहा जाएगा, इस तरह के सवाल भी हमें देखने को मिल जाते हैं। फाइनल लेग दैट इज योर नॉर्थ ईस्ट हिल्स, जिसको पूर्वांचल भी कहा जाता है। तो अब भाई हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं, सारा का सारा हमारा जो कर्व है वो खत्म हो चुका है। अगेन काराकोरम, देन यहाँ पर आपका कैलाश, देन यहाँ पर आपका लद्दाख, देन यहाँ पर आपका ग्रेट हिमालयन रेंजेस, देन यहाँ पर आपका मिडल हिमालयन रेंजेस और यहाँ पर आपका आउटर हिमालयन या शिवालिक रेंजेस। यहां पर लेकिन साथ में एक ये रेंज बनती है जिसकी हमने आपको ओरिएंटेशन भी बताई थी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट। इनको हम लोग पूर्वांचल हिल्स बोल देते हैं। पूर्वांचल क्यों? क्योंकि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है तो इसलिए पूर्वांचल कहते जाता है। इनका जो एक्सटेंट है ये कहां से कहां तक होता है ये देख लीजिए, इसी फोटो से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये हमारा जो एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये दोस्तों एरिया नागालैंड का है, ये दोस्तों एरिया मणिपुर का है और ये एरिया जो है ये मिजोरम का है। जिनको ये वाला पार्ट याद करने में दिक्कत आती है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नमामि। याद है सरकार के द्वारा एक नमामि गंगे के नाम से प्रोग्राम लाया गया था, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ना मा मी। तो नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस बनता है। अब ये जो आपकी नॉर्थ ईस्ट हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स या फिर इसका नाम, इसके भी अलग अलग नाम है। जैसे हम लोग अभी तक नाम देखते आए हैं, तो इसके अलग अलग नाम क्या है ये भी देख लीजिए गाइस। इसके जो अलग अलग नाम है, अरुणाचल में इसको पटकाई बम कहा जाता है, नागालैंड में इसको नागा हिल्स कहा जाता है, मणिपुर में इसको मणिपुर हिल्स कहा जाता है और मिजोरम में इसको मिजो हिल्स, और इसका पुराना नाम लुशाई हिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वेरी वेरी सिंपल यही कहानी है। इन द नॉर्थ इट इज पटकाई बम विच फॉर्म्स दी, ऑब्वियसली यहाँ पर जो पटकाई बम है ये देख पाएंगे, तो ये अरुणाचल और इधर म्यांमार है, तो उसके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाती है। इसकी जो सबसे ऊंची पीक है उसको सारामती कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर्स है। इसको प्लीज ध्यान रखिए, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। नीचे आते हैं तो फिर आपको देखने को मिलता है नागा हिल्स। देन साउथ ऑफ नागा हिल्स लाइज दी मणिपुरी हिल्स, जो कि जिनकी एलिवेशन ज़्यादा ऊंची नहीं है। और ये मणिपुरी हिल्स ऑब्वियसली जो नागा हिल्स है, देखिए वो जो आपकी नागा हिल्स है वो नागालैंड और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाएंगी। मणिपुरी हिल्स मणिपुर और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाएंगी। मणिपुरी हिल्स में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज को देखिए कि यहाँ पर आपको लोकतक लेक देखने को मिलती है। आपने शायद सुन रखा होगा अपनी कहीं ना कहीं फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसको दोस्तों हम लोग केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जिसका सांगाई डियर बहुत फेमस है, जिसके फुंडीज बहुत फेमस हैं। तो ये आपको यहीं पर देखने को मिलता है। मणिपुरी हिल्स के बीच में आपको लोकतक लेक देखने को मिलती है, और इसमें से सभी चीज़ों में से कुछ ना कुछ सवाल एक्चुअली पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया है। उसके बाद
आप देखेंगे तो मणिपुरी हिल्स के नीचे आएंगे तो मीजो हिल्स हैं, जिनको पहले लोशाई हिल्स कहा जाता था। इनकी एलिवेशन जो है वो और कम हो जाती है। ये भी आप देखते जाइए कि पटकाई बम की एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा थी, देन नागा की कम हुई, मणिपुरी की कम हुई, मीजो की और कम हुई। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो इनकी जो एलिवेशन है ये भी दोस्तों कम होती जाती है। जो आपकी मीजो हिल्स है, यहाँ पे सबसे ऊंचा पॉइंट है ब्लू माउंटेन, जो कि 2157 मीटर्स की ऊंचाई पे आपको देखने को मिल जाता है। एक और चीज जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द बरैल रेंज। ये बरैल रेंज का थोड़ा सिग्निफिकेंस है। बरैल रेंज यहाँ पर क्यों सिग्निफिकेंट है दोस्तों? अभी हमने केवल हिमालयन माउंटेन्स की बात करी है, हमने यहाँ पर ये वाले जो रेंजेस हैं गारो, खासी, जैंतिया, इनकी बात यहाँ पे नहीं करी है। जो दोस्तों आपके गारो, खासी, जैंतिया हिल्स हैं, ये आपका हिमालयन माउंटेन रेंजेस का हिस्सा नहीं आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि बरैल रेंज एक तरीके से हिमालयन माउंटेन रेंजेस और ये गारो, खासी, जैंतिया वाले हिल्स के बीच में एक ट्रांजिशन पॉइंट बना हुआ है। और ये भी ध्यान दीजिए कि नागा हिल्स और मणिपुरी हिल्स के बीच में भी एक ट्रांजिशन की तरह बरैल रेंज काम करती है। तो इसको अपने मैप में जरूर मार्क कीजिए कि आपको बरैल का जो इलाका है ये कहाँ देखने को मिलता है। राइट सर, ये आपका बरैल रेंज है, इधर आपका नागा है, इधर आपका मणिपुरी है, और इस तरीके से आपका ये गारो, खासी, जैंतिया जो GKJ, इनको किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लास्ट थिंग जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे अभी तक हमने देखिए ये वाले मैप को कितनी बार बना लिया, अब आपको समझ आ गया होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हिमालयाज अब्रप्टली यहाँ पे खत्म क्यों हुए और यहाँ पर भी हिमालयाज अब्रप्टली नीचे को क्यों आए, मतलब यहाँ पर भी ऐसा क्या हुआ था। तो इसी को कहा जाता है योर सिंटैक्सियल बेंड ऑफ द हिमालयाज। जो जनरल ईस्ट वेस्ट ट्रेंड ऑफ द हिमालयाज है वो सडनली टर्मिनेट हो जाता है एट इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एक्सट्रीमिटीज एंड रेंजेस आर शार्पली बेंट साउथवर्ड इन डीप नी बेंड टर्न्स। इनको हम लोग सिंटैक्सियल बेंड्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका नंगा पर्वत है, यहाँ पर नमचा बरवा है, यहाँ पे सडनली ऐसे खत्म हो गया, यहाँ पर भी सडनली ऐसे खत्म हो गया। बस इसी चीज को, ये जो है ना, ये जो हो रहा है, इसी को सिंटैक्सियल बेंडिंग कहा जाता है। ये इसका जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये है, जैसे हमने बताया था ना आपको कि वो आपका जो हिमालयन रेंजेस था वो इस तरीके से कागज था, ये तो आपका स्टेबल था, इधर से ये मूवमेंट हो रही थी। कहा जाता है कि इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट्स पे, वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट्स पे बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज पे प्रेशर था। तो वहीं पर आपके हिमालयाज इसीलिए ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि रादर देन पॉसिबिलिटी थी कि हिमालयाज की शेप ऐसी होती, लेकिन ऐसी नहीं है, आपको ऐसी ही देखने को मिलती है। हमेशा आपको ऐसा कर्व देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सीधा नहीं है। कोई भी मैप आप देख सकते हैं, कोई भी मैप देख लीजिए, कोई सा भी मैप जो हमने यहाँ बनाया है, ये हमेशा ही आपको ऐसा कर्व देखने को मिलता है, इट इज नॉट स्ट्रेट। तो ये कहा जाता है जियोलॉजिस्ट के द्वारा, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के द्वारा, कि यहाँ पर भी एक्सट्रीम प्रेशर लगा, यहाँ पर भी एक्सट्रीम प्रेशर लगा, जिसकी वजह से ये आपके ऐसे को चले जाते हैं और यहाँ पे सडनली अब्रप्टली खत्म हो जाते हैं। तो ये सिंटैक्सियल बेंडिंग जो हमें देखने को मिलती है ना, फिनोमेना, ये एक्सट्रीम प्रेशर ऑन दी एक्सट्रीमिटीज की वजह से ही देखने को मिलती है। ठीक है, इसी को दोस्तों सिंटैक्सियल बेंडिंग कहा जाता है। ये देखिए नंगा पर्वत जो आपका वेस्टर्न सिंटैक्सियल बेंड है, और जो ईस्टर्न सिंटैक्सियल बेंड है ये दोस्तों नमचा बरवा पे हमें इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ये थी हमारी पूरी कहानी सिंटैक्सियल बेंड्स हिमालयाज को लेकर। आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ नया जाना होगा। हम लोग जल्द ही एक और क्लास में आपके लिए प्लान कर रहा हूं जिसमें हिमालयाज के सभी माउंटेन पासेस के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आपको वो क्लास हमें चाहिए तो प्लीज़, आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। बाकी जो भी आपको लगता है कुछ और चीज़ें जो मुझसे शायद मिस हो गई हों, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने डेमो सेशंस को नहीं देखा है ज़रूर देखिए, और पर्सपेक्टिव सीरीज को चेकआउट नहीं किया है इसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड and stay safe.